अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर 4 के ऊपर है। लैंड रेवेन्यू एक्ट का हमारा लेक्चर 4 है। इससे पहले जो हमारी थर्ड वीडियो थी वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के चैप्टर 3 के ऊपर थी, जिसके अंदर हमने अपॉइंटमेंट और पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर को देखा। अब इसके अंदर प्रोसीजर है रेवेन्यू ऑफिसर का। अब इस एक्ट के ये एक्ट जो है हमारा चैप्टर है सेक्शन 19 से लेकर 35 तक जाता है, जिसकी मैंने हेडिंग्स ये दोनों साइड्स पे लिखी है। यहाँ सेक्शन 19 से लेकर 24 तक और 25 से लेकर 35 तक ये सारा रेवेन्यू ऑफिसर के आसपास इर्द गिर्द घूमता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 19 को। सेक्शन 19 बात करता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर की। ये हमने जो पीछे पढ़ा था सुपर इंटेंडेंट से, उससे मिलता जुलता है। ये क्या कहता है कि कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर है वो कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है या कोई भी प्रोसीडिंग हेल्ड करता है उन तमाम मामलात में कि उसने किस वक्त क्या काम किया, किस जगह पे किया और किस तरह किया। मैंने 3 वर्ड बोले हैं, किस वक्त, किस जगह और किस तरह क्या काम किया। उस हवाले से जवाबदेह है। किसको जवाबदेह है? अपने से बड़े रेवेन्यू ऑफिसर को। अपने से बड़े रेवेन्यू ऑफिसर को जवाबदेह है कि जो उसने ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर जो भी काम परफॉर्म किया है अंडर सेक्शन 19 के अंदर वो जवाबदेह है अपने से बड़े रेवेन्यू ऑफिसर पे। इसके बाद सेक्शन 20 है। सेक्शन 20 बात करता है पावर्स टू मेक प्रोसीजर, कि किसके पास पावर है कि वो रूल्स बना सकता है। ये यहां लिखा हुआ है हेडिंग में, यहां दोबारा नहीं नोट करूंगा, तो यहां से आप देख लें। जो सेक्शन 20 में बात करता है पावर है कि कौन रूल्स बना सकता है प्रोसीजर के लिए। सबसे पहले इसमें सेक्शन 1 बात करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर है। किसके पास पावर है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास पावर है कि वो क्या बना सकती है? प्रोसीजर के लिए रूल्स बना सकते। पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रीवियस अप्रूवल लेगी। पहले अप्रूवल किससे लेगी? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से मुराद कौन सी गवर्नमेंट है? प्रोविजनल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहले इजाजत लेगा कि जनाब मैंने बनाने हैं रूल्स बनाने, तो क्या मैं बना सकता हूं? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स को बना सकती है। दूसरे नंबर पे यहां बात कर रहा है कि अगर कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर है वो इन्फोर्स करता है किसी ऐसे ऑर्डर को जो इन 3 चीजों से रिलेटेड है। पहली इजेक्टमेंट है, दूसरी डिलीवरी ऑफ पोजेशन है, वो कब्जा दिलवाता है किसी को, तीसरी इनसे मिलता जुलता कोई भी मैटर कनेक्टेड है जिनसे। तो रेवेन्यू ऑफिसर को अगर कोई ऑर्डर करता है जिसमें किसी को बेदखल करना है प्रॉपर्टी से, इजेक्टमेंट का मतलब किसी को प्रॉपर्टी से निकालना है किसी की, या किसी को पोजेशन कब्जा लेके देना है प्रॉपर्टी का, तो या इनसे रिलेटेड कोई भी मैटर में वो कोई ऑर्डर पे प्रोसीडिंग करता है तो उसके पास पावर है। किसकी पावर है? सिविल कोर्ट की। किसकी पावर है? सिविल कोर्ट की। जो एक आपकी सिविल कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर कोई भी उसकी डिक्री को रेजिस्ट करता है, कि अगर मिसाल के तौर पर रेवेन्यू ऑफिसर गया किसी की जायदाद से बेदखल करने गया कि मतलब आप इधर से निकलो, कब्जा किसी और को लेके देना है, तो आगे से रेजिस्ट करता है, या किसी को पोजेशन लेके देनी है तो कोई पोजेशन नहीं डिलीवर करता, तो कोई रेजिस्ट करता है रेवेन्यू ऑफिसर के इन मामलात में, तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर है सिविल कोर्ट वाली। जो भी सीपीसी के अंदर सिविल कोर्ट के पास अख्तियारात हासिल है वो किसके पास होंगे? अख्तियारात रेवेन्यू ऑफिसर के पास अख्तियारात होंगे। सेक्शन 20 के अंदर अब तीसरी चीज आ जाती है। तीसरी चीज इस चीज को डील करती है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसके पास अगर कोई केस आता है तो वो उसको रिपोर्ट के लिए अपने सब ऑर्डिनेट जो ऑफिसर है उसको क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। अब सब ऑर्डिनेट ऑफिसर है वो उसको क्या करेगा? रिपोर्ट को देखेगा, उस पर एक रिपोर्ट बना के दोबारा रेवेन्यू ऑफिसर को भेजेगा। अब रेवेन्यू ऑफिसर उस रिपोर्ट को देखते हुए केस का फैसला सुना सकता है, पर फैसला सुनाने से पहले वो क्या करेगा? पार्टीज को मौका देगा। पार्टीज को कहेगा कि आप आके अपनी गवाही दे, अपनी हक में कोई बात कहना चाहते हैं तो उसे क्या देगा? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। ये था हमारा सेक्शन 20 जिसके अंदर हमने 3 बातें देखी। पहली बात जो हमारी थी वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अख्तियार था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पास अख्तियार है, वो क्या बना सकता है? रूल्स बना सकता है वो गवर्नमेंट की इजाजत से। दूसरी बात थी कि रेवेन्यू की ऑफिसर के पास अख्तियारात हैं। किसके अख्तियारात हैं? सिविल कोर्ट के अख्तियारात हैं। जब वो किसी को प्रॉपर्टी से इजेक्ट करेगी या किसी को पोजेशन कब्जा लेके देगी
या इससे रिलेटेड कोई भी मैटर के अंदर वो कोई प्रोसीडिंग कर रही होगी तो उसके पास सिविल कोर्ट वाले अख्तियारात हैं, मतलब कि वो पुलिस की असिस्टेंस ले सकती है या जो भी उसके पास अख्तियारात हैं CPC के अंडर। अब आगे सेक्शन 21। आगे सेक्शन 21 की कहानी ये है कि कोई भी पर्सन है वो क्या करना चाहता है, अपीयर होना चाहता है या एप्लीकेशन देना चाहता है रेवेन्यू ऑफिसर को। क्या होना चाहता है, अपीयर, दो बातें हैं, या क्या देना चाहता है, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन किसको देना चाह रहा है, दोनों काम रेवेन्यू ऑफिसर को। तो वो अब 3 लोगों के थ्रू काम कर सकता है, कोई भी बंदा। पहला तो वो खुद आ जाए, पर्सनली खुद चला जाए, खुद कर सकता है पर्सनल। अगर वो खुद नहीं जा सकता तो अपने ऑथोराइज्ड एजेंट को मुख्तारनामा किसे दिया हो या पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दिया हो, बेशक वो जनरल हो या स्पेशल हो, पावर ऑफ अटॉर्नी। तीसरा बंदा उसका कोई वकील, लीगल प्रैक्टिशनर, अपने किसी वकील के थ्रू पेश हो सकता है किसके आगे, रेवेन्यू ऑफिसर के आगे। सेक्शन 21 ये कहता है कि अगर कोई अपीयर होना, मतलब रेवेन्यू ऑफिसर ने आपको सम्मन दे के बुलाया कि जनाब हाजिर हो, आगे जाकर हम पढ़ेंगे ये 22 के अंदर ये सम्मन दे के बुला सकता है। या आपने एप्लीकेशन देनी है, आपको कोई काम है रेवेन्यू ऑफिसर के साथ, आप अपनी जायदाद की तकसीम करवाना चाह रहे हैं, अपनी जायदाद की हदबंदी करवाना चाह रहे हैं, या आप पे कोई ऐसा लैंड रेवेन्यू ज़्यादा लग गया उसके लिए आप एप्लीकेशन देना चाहते हो, या तो आप खुद एप्लीकेशन पर्सनली दे सकते हैं या पर्सनली अपीयर हो सकते हैं, या अपने किसी ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू हो सकते हैं, या लीगल प्रैक्टिशनर अपने वकील के थ्रू हो सकते हैं। इसके दूसरे पार्ट के अंदर वो बात कर रहा है कोस्ट की। अच्छा, आम तौर पे जो हम दावाजात के अंदर देखते हैं, जो कोस्ट होती है वकील की कोस्ट है वो अदा की जाती है, लेकिन इस सेक्शन के थ्रू वकील की जो कोस्ट है, अगर रेवेन्यू ऑफिसर चाहे तो आपको कहेगा कि आप कोस्ट ले सकते हो अगली पार्टी से, अदरवाइज नहीं। जितने भी सिविल मुकदमात होते हैं, अगर वो सिविल मुकदमात में आप केस जीत जाते हैं तो जो दूसरी पार्टी होती है वो आपको केस की फीस भी देती है। अब कहानी आ गई हमारी सेक्शन 22 पे। सेक्शन 22 बड़ा इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 22 बात क्या करता है कि ये पावर है रेवेन्यू ऑफिसर की, ये क्या है, पावर है, वो किसी को भी सम्मन कर सकता है। सम्मन का मतलब है तलब करना। सम्मन का मतलब क्या है, तलब करना, बुलाना, बुला सकता है किसी को भी। किस मकसद के लिए, टू गिव एविडेंस, के आके शहादत दो, गवाही दो मेरे पास आके, या क्या करो, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, या तुम्हारे कब्जे में जो कोई भी दस्तावेज है वो मुझे लाकर दो। रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये पावर है, वो किसी को भी क्या कर सकता है, सम्मन कर सकता है कि तुम मेरे पास आओ, आके तुम जो गवाही दो किसी मामले के अंदर, गवाही दरकार है तो ये सम्मन जारी करेगा। हम सेक्शन 24 के अंदर पढ़ेंगे कि सम्मन कैसे जारी होता है, उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो या उसको आगे क्या कह सकता है, मेरे पास आके डॉक्यूमेंट दो, तो एक पावर किसके पास है, रेवेन्यू ऑफिसर के पास है। इसके अंदर बात करता है कि जो आपका CPC है उसका सेक्शन 132 और 133 है, उसके अंदर जो एक्सेप्शन प्रोवाइड किए हैं, इसके अंदर एक्सेप्शन ये कोई पर्दा नशीन खातून है, ये इधर तो नहीं लिखा हुआ लेकिन CPC में लिखा हुआ है, कोई पर्दा नशीन खातून है या कोई ऐसा इंसान है जो अपीयर नहीं हो सकता कस्टमरी तौर पर, ट्रेडिशनली तौर पर, और या दूसरा कोई ऐसा बना जैसे हाई कोर्ट, कोई हाई रैंक का बंदा, हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया होता है, एक पूरी लिस्ट आती है हर साल जिसके अंदर कुछ रैंक के लोग हैं जिनको आप बुला नहीं सकते अपने पास, तो उनको एक्सेप्शन हासिल है, बाकी अदरवाइज हर कोई बाउंड होगा रेवेन्यू ऑफिसर के आगे पे। आप सिंपल पर्दा नशीन खतून याद रख लें क्योंकि प्रैक्टिस में बात काम आएगी कि पर्दा नशीन खतून के ऊपर इसकी पावर नहीं है कि खतून को ये बुला नहीं सकता, किसको, पर्दा नशीन खतून को। अगली हमारी कहानी आ गई सेक्शन 23 पे। सेक्शन 23 सिंपल कहता है कि जो आपका सम्मन है, जो आपने तलब करने के लिए एक डॉक्यूमेंट देते हैं उसे सम्मन कहते हैं। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वकील है, उन्हें इस बात का पता है सम्मन क्या होता है। तो आमतौर पर सम्मन जो होता है, समझ ले एक किस्म का परवाना होता है, एक किस्म का समझ ले खत होता है, एक पर्ची होती है जिसके थ्रू आप बुलाते हो कि जनाब आप आए, मैंने आपको किस मकसद के लिए बुलाया। तो कहता है जो सम्मन होगा वो क्या होगा, उसमें 3 क्वालिटीज़ लाजमी होगी। पहली बात, वो राइटिंग में होगा, वो क्या होगा, लिखा हुआ होगा, कोई हवाई बात नहीं होगी। दूसरी इसमें क्वालिटी ये होगी,
वो सील्ड होगा, उसके ऊपर क्या होगी, मोहर लगी होगी, मोहर लगी होगी। तीसरी बात उसमें वो बात कर रहा है कि वो साइंड होगा, उसको साइंड होगा। ये तमाम काम कौन करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर। जो सम्मन होगा, जो भी सम्मन आपने जारी करना है कि आप आके गवाही दें या आप अपने पास आके प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट करें या मेरे पास आके पेश हों, जो रेवेन्यू ऑफिसर करेगा, तो उसके अंदर ये सम्मन की 3 खसूसियत है। रिटर्न होगा, लिखा हुआ होगा, उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी, मोहर लगी होगी और साइन सिग्नेचर किया होगा किसने, रेवेन्यू ऑफिसर ने। किसी पटवारी वगैरह का नहीं होगा, क्योंकि पटवारी रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर कौन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेकर असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड तक का हर इंसान रेवेन्यू ऑफिसर है। अच्छा, इसके बाद आगे कहानी आ गई है 24 पे। 24 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से, जुडिशरी के लिहाज से, या आपके अगर एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो आपके आम लिहाज से। जो 24 है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात किसकी करता है, मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन की, कि जो सम्मन को जारी कैसे करना है। ऑफ सम्मन, आपको पता है आमतौर पे सम्मन है आपको, जो अदालत का एक अमला होता है, अहलमंद से आगे का अमला होता है, वो अमला लेके आ रहा होता है आपके घर में। सम्मन तो सम्मन पहली बात तो है, अगर प्रैक्टिकेबल हो तो क्या करता है, कौन किस किस को आएगा। पहली चीज है आपको इन पर्सन देगा, पर्सनल देगा, कि आपको पर्सनली दे दिया। दूसरी बात है कि आपके अथोराइज्ड एजेंट को दे दिया। किसको दे दिया, अथोराइज्ड एजेंट को दे दिया। कि आपने मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली एक बंदा है, आपने मोहम्मद अली को अपना एजेंट बनाया था, अपना मुख्तियारनामा दिया था, पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ था, तो अब या तो वो आपको सम्मन जारी कर सकता है, आपको दे सकता है, या आपके अथोराइज्ड एजेंट को, या आपके फैमिली मेंबर को। वो फैमिली मेंबर जो क्या हो, मेजर हो। अच्छा, अब इधर एक डिस्कशन है कि या फीमेल होगी या मेल होगी, तो वो फीमेल भी हो सकती है, वो मेल भी हो सकती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इन 3 लोगों को क्या कर सकता है, सम्मन। ये तो पहला इनिशियल है। अगर वो देखते हैं ये 3 लोगों को सम्मन नहीं हो सकता, या उसने दिया उन्होंने वसूल नहीं किया, आपका घर मौजूद नहीं है, उसको पता नहीं मौजूद, तो फिर क्या करेगा, आपके घर के नियर कोई जगह है, उधर वो क्या कर देगा, अफिक्स कर देगा, उसे चस्पा कर देगा आपके घर के पास, घर के ऊपर लगा देगा। अगर फिर भी नहीं आपके पास, आपका घर किसी और इलाके में है, उसका किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आपका जो है रेवेन्यू ऑफिसर है उस इलाके के कलेक्टर को एक पोस्टल ऑफिस के जरिए क्या भेजेगा, रजिस्टर्ड पोस्टल ऑफिस के जरिए पोस्ट भेजेगा कि जनाब फलां बंदे को सम्मन जारी करो। तो कलेक्टर वो वाला प्रोसेस जो अंडर हमने सब सेक्शन 1 जो मैंने बताया था खुद देगा, या इसके अथॉराइज्ड एजेंट को, इसको फैमिली मेंबर को, तो क्या करेगा, उसको जाके कलेक्टर खुद दे सकता है। अगली बात वही है कि फिर या जिस जगह का मामला है, रोला है जिस जगह, क्योंकि सारी बात हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं, तो जिस जगह का मामला है, जिस ज़मीन का मामला है, तो उस स्टेट के करीब किसी भी जगह पे जहाँ लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, उस जगह पे क्या कर देगा, उसको अवेजा कर देगा, अफिक्स कर देगा। सम्मन जो है आपका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए भी हो सकता है और पोस्टल ऑफिस से। अब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए आप समझते हो कि आपको ईमेल की जा सकती है, आपको व्हाट्सएप मैसेज किया जा सकता है। तो जैसे ही आपने वो रीड कर लिया, आपको रिसीव हो गया, तो रेवेन्यू ऑफिसर ये समझेगा कि सम्मन आपको सर्व्ड हो गया है। ये था आपका मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन। के सम्मन कैसे जारी होता है, फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि आपको पहली चीज़ पर्सनल आपको दे सकता है, आपको खुद दे सकता है अगर आपका कोई केस है। दूसरी चीज आपके एजेंट को, जो कि ऑथोराइज्ड एजेंट है, याद रखना। तीसरी चीज आपके फैमिली मेंबर को। चौथी याद रख लें, कोई नियर द प्लेस, जिस जगह का रोल है उस जगह का, मतलब जिस जगह केस वगैरह है। या पांचवी चीज आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए। छठी चीज आपको किस जगह दे सकता है, रजिस्टर्ड पोस्टल ऑफिस के जरिए आपको सम्मन जारी किया जा सकता है। सिंपल चीजें ये है, ये है हमारा सेक्शन 24। अब आगे चलते हैं हम अपना सेक्शन 25 से, जो कि इसी से इसका इंटरलिंक है, इससे मिलता जुलता है। अच्छा, बात इसमें कर रहा है मोड ऑफ सर्विस ऑफ प्रोक्लेमेशन। अगर रेवेन्यू ऑफिसर कोई ऑर्डर जारी करता है,
आर्डर या प्रोक्लेमेशन कहते हैं मुनादी को जारी करता है, तो उसको कैसे सर्व करना है, उसको सर्व का मतलब होता है पहुंचाना कैसे अगले बंदे तक। तो उसका उससे तरीकाकार ये लिखा है कि वो सेक्शन 24 वाला तरीका अडॉप्ट करेगा। कौन सा तरीका अडॉप्ट करेगा? जो मैंने सेक्शन 24 में देखा था कि पहले से तो खुद जाके दे दे, उसके ऑथोराइज एजेंट को दे दे, अगर ऑथोराइज एजेंट को नहीं दे सकता तो उसके फैमिली मेंबर को दे दे या किसी जगह पे अवेदा कर दे। तो ये सारा तरीका अडॉप्ट करेगा। अगर जो रेवेन्यू ऑफिसर है उससे कोई आर्डर जारी किया या कोई मुनादी करवानी है उससे, या कोई मुनादी कहते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी ज़मीन पर रेवेन्यू ऑफिसर ने कब्जा करना है, आप आगे जाके आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं इस चीज़ को कि वो मुनादी करवानी होती है, तो मुनादी का तरीकाकार भी यही है जो सेक्शन 24 के अंदर है। इसके अंदर दूसरी बात वो ये कर रहा है, कोई भी आपका सम्मन या कोई भी आर्डर या कोई प्रोक्लेमेशन वॉइड नहीं होगी इस वजह से कि उसमें कोई एरर था, नाम का कोई गलती थी, यहां तक के तब तक जब को तक वो क्या है ना काज करती हो इनजस्टिस, उससे कोई ना इंसाफी ना होती हो, क्या ना होती हो, क्योंकि कानून हमेशा इंसाफ के लिए बनाया था, ना इंसाफी ना होती हो तब तक वो क्या है, वो ठीक है, वो वैलिड है। आप ये नहीं कह सकते कि वो जो सम्मन है वो गलत था, उसमें नाम मोहम्मद इकबाल चीमा लिखना था, उसकी जगह मोहम्मद इकबाल जट लिखा हुआ था, या आप किसी कोई डेजिग्नेशन गलत लिखी थी, उस बिहाफ पे वो गलत नहीं होगा। इसका आगे आपका आ गया मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन, मुनादी करवानी है। मुनादी क्या होता है इसको समझ लें। आपका रेवेन्यू ऑफिसर है, उसने कोई ऐलान करवाना है, समझ सिंपल ऐलान करवाना है। रेवेन्यू ऑफिसर ने कोई भी ऐलान करवाना है, मिसाल के तौर पर वो ऐलान करवाना चाहता है कि जनाब कि फ़लानी जगह है, उस जगह ने रेवेन्यू नहीं अदा किया तो उस जगह पे हम कब्ज़ा करने वाले हैं या उस जगह को हम बेचने वाले हैं। वो चैप्टर 8 में आप पढ़ोगे चीज़ें। तो उसकी क्या करानी होती है, प्रोक्लेमेशन करवानी। तो प्रोक्लेमेशन का तरीका क्या है, पहले तो हमने पढ़ा वो 24 वाला है, कर सकता है। उसके अलावा वो ड्रम बीट कर सकता है, ढोल बजवा सकता है। क्या कर सकता है? ढोल बजाता है, ढोल मैया आजा। ड्रम बीट कर सकता है, ड्रम बीटिंग कर सकता है कि ढोल से मुनादी करवा सकता है, ऐलान करवा सकता है इलाके में जाओ ढोल की थाप पे ऊपर कहोगे जहाँ फलां बंदे की ज़मीन को बिकवाने लगे हैं, कब्जा करवाने लगे हैं, ये चीज़। अगर कोई भी और कस्टमरी कि वहाँ की कस्टमर रवायत क्या है, पंजाब के हर इलाके की मुख्तलिफ रवायत है, अगर आप बलोचिस्तान के उसके इलाके की अपनी रवायात हैं, उस इलाके की रवायात के मुताबिक भी वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करवा सकता है, मुनादी करवा सकता है। इसका मतलब मस्जिद में ऐलान भी होते हैं, तो वो इस सेक्शन के थ्रू होते हैं। आगे चलते हैं, अगली हमारी कहानी है आगे सेक्शन 27 पे। ये सेक्शन 26 था, मैं भूल गया यहाँ मिटाना, इरेज करना भूल गया हूँ। अब अगली हमारी कहानी आ गई सेक्शन 27 पे। सेक्शन 27 क्या कहता है देखें, वो कहता है कोई भी इंक्वायरी है वो जो इस एक्ट के अंदर होगी वो सारी जुडिशियल होगी। इसका मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जनाब अगर आप उसके अंदर कोई फॉल्स एविडेंस दोगे, झूठी गवाही दोगे, तो पीपीसी का सेक्शन है, आप देखोगे इसको सेक्शन को निकाल के एक्ट पे, तो जो वहाँ सज़ा है पीपीसी के अंदर, जो अदालत में झूठी गवाही की सज़ा है, वो सज़ा आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी दी जाएगी। या अगर कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर है वो गलत एंट्री करता है तो उसकी जो सजा अदालती अमले की गलत एंट्री करने की थी वो इधर होगी, क्योंकि कोई भी इंक्वायरी है इस एक्ट के अंदर क्या समझी जाएगी, जुडिशियल। तो इसलिए आप जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई भी बंदा जाएगा गवाही देने, कुछ डॉक्यूमेंट देने, तो क्या करेगा, वो हर चीज़ को सही और ओरिजिनल और प्रिसाइज मैनर से करेगा। अगली हमारी आगे कहानी 28 पे। 28 बड़ा आसान है, ये किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिस की, कि जो रेवेन्यू ऑफिस है इनकी लैंग्वेज क्या होगी। सिंपल बात है, जो प्रोवेंस के इलाके के हिस्से में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान होगी, तो पंजाब के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कौन सी ज़ुबान है, सिंपल बात उर्दू। तो मेजर जो हमारे इलाके उनमें क्या उर्दू है, तो जितना मैंने खूबसूरत उर्दू लिखा है उसकी निस्बत ये उर्दू है। तो जिस इलाके में ज़्यादा ज़ुबान बोली जाएगी वो ज़ुबान आपकी क्या होगी, रेवेन्यू ऑफिस की। रेवेन्यू ऑफिस का मतलब रेवेन्यू पूरे डिपार्टमेंट की ज़ुबान। इसलिए जब आप शजरा किश्तवार देखते हो तो आपको उर्दू में नज़र आता है, जमाबंदी पढ़ते हो तो उर्दू में लिखी होती है, खसरा गर्दावरी पढ़ते हो तो उर्दू में होती है, आपकी कोई भी एंट्री होती है, कोई भी दस्तावेज़ होता है वो उर्दू में आपको लिखा मिलता है। ये मेरे लिहाज से बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि आम आदमी की समझ में बात आती है कि इंग्लिश से हर बंदा
फेमिलियर नहीं, उसे नहीं पता होता। अगली कहानी आ गई सेक्शन 29 पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसके ऊपर है कि एक डिफॉल्टर है। डिफॉल्टर किसे कहते हैं? डिफॉल्टर से मुराद वो बंदा जिसके जिम्मे लैंड रेवेन्यू के वाजिबुल अदा थे, या कोई भी वाजिबुल अदा आगे जाके पढ़ोगे, जो एज ए लैंड रेवेन्यू, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर होने हैं, वो क्या है? डिफॉल्टर है। अब वो पैसे नहीं दे रहा, तो आपकी जो उसकी अरेस्ट के जो वारंट जारी करने हैं, क्या इसका अख्तियार रेवेन्यू ऑफिसर के पास है? जी बिल्कुल, रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है? उसके वारंट गिरफ्तारी, गिरफ्तारी, अरेस्ट के वारंट क्या कर सकता है? जारी कर सकता है कि फलां बंदे को जाके गिरफ्तार कर लो। इसके अंदर एक और बात याद रखने के, रेवेन्यू ऑफिसर ने जिस हद तक लिखा होगा वारंट के ऊपर कि उसके घर में दाखिल होना है नहीं होना, उसको फलां घर से जाके सिर्फ रेड करनी है, गिरफ्तार करना है, तो सिर्फ जो आगे अमला जाएगा वो वारंट की हद तक बाउंड होगा, इसकी बियॉन्ड नहीं जाएगा। बियॉन्ड जाएगा तो अल्ट्रा वायर्स करेगा अपनी पावर्स को। अगली बारी अब कहानी आ गई सेक्शन 30 पे। सेक्शन 30 क्या है? ये रेवेन्यू ऑफिसर की पावर है। ये भी रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी लैंड के अंदर और किसी भी प्रेमिसेस के अंदर जो कि घर के तौर पे यूज हो रही हो, बेशक ना हो रही हो, उसके अंदर दाखिल हो सकता है, पर उसके लिए मकसद होना चाहिए। मकसद, पहला मकसद क्या है? मेजरमेंट, किसी की मेजर करना हो, डिमार्केशन, हदबंदी करनी हो। डिमार्केशन क्या है? हदबंदी, वट बनने। वट बनना, आपको अगर आपको नहीं वट बनने का पता, तो मैंने सेक्शन जो 4 है डेफिनेशन, उसमें वीडियो बनाई, तो उसके अंदर बकायदा मैंने तस्वीर के साथ दिखाया कि वट किसे कहते हैं और बनना किसे कहते हैं। तो डिमार्केशन की हदबंदी इलाके करने के लिए, कोई चीज़ फिक्स करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए किसी चीज़ की, जो रेवेन्यू ऑफिसर है किसी घर के अंदर दाखिल हो सकता है। आपकी आगे सोयल है, उसका सैंपल लेने के लिए, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए भी दाखिल हो सकता है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अगर तो किसी घर के अंदर दाखिल होना है तो 7 दिन का पहले क्या देना पड़ेगा? 7 डेज का पहले नोटिस देना पड़ेगा कि जनाब हम आपके घर दाखिल होना है, तो अपनी 4 दीवारी का कर लें बंदोबस्त, तो दाखिल हो सकते हैं, उसके अलावा दाखिल नहीं हो सकते। अगली हमारी कहानी आ गई है सेक्शन 31 की। ये है प्लेस ऑफ सिटिंग। अच्छा, प्लेस ऑफ सिटिंग से मुराद बैठने की जगह नहीं है, इसके मुराद है जलसे की जगह। आपने पढ़ा होगा जनाब, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में फलां रेवेन्यू ऑफिसर ने जलसा आम के अंदर फलां ये इंतकाल को पास कर दिया, या जलसा आम के अंदर को जो प्रोसीडिंग होती है, जलसे की जगह, जलसा आम समझ लो की जगह, बैठने की जगह उसकी। तो जो इसके अंदर असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड है, वो अगर तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का उसके पास चार्ज है, डिस्ट्रिक्ट के लिए पॉइंट है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी बैठ सकता है। और या पहली बात ये, दूसरी बात ये, मुझे लगता है एम्बिगुअस है, हो सकता है कि उसे गलती हुई हो। असल बात तो सेकंड में से की है, असिस्टेंट कलेक्टर है, अपनी जो इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है जिस इलाके के लिए पॉइंट है। मिसाल तौर पर एक असिस्टेंट कलेक्टर है फर्स्ट ग्रेड का, वो अगर फैसलाबाद के लिए अपॉइंट है, तो फैसलाबाद में किसी भी जगह बैठ के कोई भी कार्रवाई कर सकता है। जितने इलाके के इसकी ज्यूरिसडिक्शन है उसके अंदर वो कहीं भी बैठ के कोई भी काम कर सकता है, जिसकी ड्यूटी है। ये है प्लेस ऑफ सिटिंग सेक्शन 31। आगे हमारी जो कहानी है वो सेक्शन 32 पे आ गई है। सेक्शन जो हमारा 32 है ये सिंपल है। सेक्शन 32 बात करता है प्रोसीडिंग की। कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो छुट्टी के दिन होती है, प्रोसीडिंग हेल्ड ऑन हॉलीडेज। क्या आप कहते हैं भाईजान जो मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई है, छुट्टी का दिन था, महीने बाद मैं घर आया हूँ, बीवी को टाइम देना होता है, बच्चों को टाइम देना, ऊपर प्रोसीडिंग कर दी है, ये वॉइड है, तो वो इनवैलिड नहीं है भाई। बीवी को टाइम बाद में दो, पहले रेवेन्यू ऑफिसर पास जाना पड़ेगा। जिम बीन भाई ठीक हो गया तो बीवी को टाइम बाद में देना, ये बात है सेक्शन 32 की, कि अगर छुट्टी के दिन भी कोई आपकी प्रोसीडिंग हो रही है वो भी क्या है? वैलिड है, ठीक है, गलत नहीं है। इसके बाद सेक्शन 33 आ गया, ये मोहर के ऊपर है। 30 सील्स के ऊपर, तो ये है गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट है, ये सील को डिटरमाइंड करेगी रेवेन्यू ऑफिसर की।
गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास इख्तियार है मोहर को कह रही कौन सी मोहर होगी, किस रेवेन्यू ऑफिसर की कैसी मोहर होगी। अच्छा, इसके बाद आगे आ गया सेक्शन 34 कोस्ट का। अच्छा, कोस्ट को समझ लें, खर्चा अखराजात। जो रेवेन्यू ऑफिसर है ये कोस्ट है या तो किसी एक बंदे से रिकवर कर सकता है या इसे अपोर्शनेट कर सकता है। अपोर्शनेट का मतलब होता है तकसीम कर देना, कि मिसाल के तौर पर रेवेन्यू ऑफिसर किसी इलाके में गया है तो उसकी कोई फीस है, उसका कोई ऐसा खर्चा जो कानूनी तौर पे वो रिकवर कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर रेवेन्यू ऑफिसर वहाँ जाके हदबंदी कार्रवाई कोई करते हैं तो उसकी एक बाकायदा फीस होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे अलाउ होती है कि वो ले ले। तो वो जो कोई भी कोस्ट है या किसी मुकदमे की कोई कोस्ट है तो उसे कर सकता है अपोर्शनेट कर सकता है, तकसीम कर सकता है पार्टीज के ऊपर, या वो किसी एक बंदे को कहेगा कि वो दे दे। तो ये उसका अख्तियार है, सवाबदीद है किसकी, रेवेन्यू ऑफिसर की। इसके बाद सेक्शन 35 है, पेनल्टी है, सजा है। सजा के कोई भी बंदा था जिसे रेवेन्यू ऑफिसर ने सम्मन जारी किया कि जनाब आओ आगे कोई डॉक्यूमेंट दो, कोई एविडेंस दो या मेरे आगे आके पेश हो, वो बंदा की स्टेट थी, वो कल्टीवेट करता था उस स्टेट में जो रेवेन्यू ऑफिसर के अंडर थी, और वो नहीं जाता, वो कंप्लाई नहीं करता, वो हुक्म नहीं मानता, तो उसको जुर्माना कितना होगा, एक्सटेंड्स अप टू के 500 रुपये तक उसे क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। अप टू 500 रुपीज़ उसे जुर्माना हो सकता है कि जनाब आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपको 500 रुपये फ़ाइन हो सकता है। ये था जनाब हमारा चैप्टर 4 सेक्शन 19 से लेकर 35। अब जनरल ओवरव्यू देख लें कि जो सबऑर्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर से स्टार्ट होता है कि कौन किसके सबऑर्डिनेट है। हमने पढ़ लिया कि जो जिसके सबऑर्डिनेट है उसके वो मतहत है, उसको वो जवाब दे के उसने किस जगह किस मुकाम पे और किस तरह क्या काम किया है उसके वो बताएगा। और सेक्शन 35 का आकर पेनल्टी थी, सजा थी, जो कि 500 तक है। जो कोई भी मरे ये जो सम्मन के थ्रू जिसको बुलाया था वो आता नहीं है उसके लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, तो इंशाल्लाह मैं आंसर दूंगा। अगर आपने चाहे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।